मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसे में कुछ सवालों का जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है। पहला सवाल है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है तो क्या वो इसी करंट टर्म में लागू होगा? फिर वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? और सेंसस जो कि 2011 से पेंडिंग है उसका क्या होगा? हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम साईएस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो है वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पे फाइनली कुछ जो है वो क्लैरिटी गवर्नमेंट की साइड से देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, फिर समझेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, क्या पर्पस है इसको लेकर आने का और क्या लीगल चैलेंजेस है, क्या क्रिटिसिज्म है इसके अगेंस्ट। फिर देखेंगे आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था। ये टॉपिक आपका GS2 पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। इससे पहले मैं आगे की चर्चा करूं, काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो न्यूज़ बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट सोर्स ने कंफर्म किया है कि हाँ हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसी टर्म में जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगस्त 15 को अपना इंडिपेंडेंस डे स्पीच भी दे रहे थे तब भी उन्होंने इसका जिक्र किया, सारी पॉलिटिकल पार्टी से ये अपील की कि प्लीज सहयोग करिए। देखिए इस बार क्या है, इस बार कोलिएशन गवर्नमेंट है और बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन जो पहले आसानी से लिए जा सकते थे वो उनको लेने में थोड़ा अब सहयोग की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्लीज आप लोग सहयोग करिए ताकि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो हकीकत बन सके। अब समझते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो इसको हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाए। This is the meaning of the term one nation one election. It implies that voters will vote for members of the Lok Sabha and state legislative assemblies on the same day and at the same time or in a phased manner as the case may be. ये कौन डिसाइड करेगा? ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि कैसे वोटिंग होगी। बट इसका सिंपल मीनिंग यही है कि एक ही दिन इलेक्शन कंडक्ट होगा जिस दिन आप दोनों चीजों के लिए वोट करेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए भी और विधानसभा चुनाव के लिए भी। अब देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए 1952 में जब हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था तो ये वन नेशन वन इलेक्शन ही था, यानी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव साथ साथ कंडक्ट कराया गया था और ये पहले 4 जनरल इलेक्शंस में रिपीट हुआ था, मतलब सेम प्रोसीजर वाज फॉलोड इन दी 1957, 1962 एंड 1967 के इलेक्शंस में। फिर 1971 से मामला थोड़ा गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि लोकसभा जो है वो टाइम से पहले भंग होने लगा ड्यू टू इमरजेंसी एंड ऑल, एंड विधानसभा भी है जो काफी स्टेट्स के टाइम से पहले भंग होने लगे। तो 2019 में मात्र 4 विधानसभा इलेक्शन जो है वो लोकसभा इलेक्शंस के साथ कंडक्ट हुए थे। तो बेसिक पृष्ठभूमि तो ये है कि दिस इज नॉट समथिंग न्यू, हम लोग ये अपने 4 जनरल इलेक्शन में इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं और उसके बाद ये चीजें जो है वो ट्रैक पे नहीं थी और गड़बड़ चालू हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज है कॉस्ट रिडक्शन। कोई भी चुनाव कंडक्ट कराने में बहुत ज्यादा सरकारी पैसे की लागत लगती है। अगर आप बात करें सिर्फ एक लोकसभा चुनाव को कंडक्ट कराने में अमूमन लागत 4000 करोड़ रुपए की होती है एंड दिस गोज ऑन फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल। तो विधानसभा का भी जो चुनाव होता है उसकी जो लागत होती है वो काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मतलब अपने इलेक्शन कैंपेन पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही होती हैं। तो ये भी एक मतलब एडवांटेज है कि हाँ एक बार में सारी चीज़ें होंगी तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो जो पैसा ये लोग चुनाव कंडक्ट कराने में लगाते हैं उन पैसों से ये बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन ले पाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ डेवलपमेंट पे काम कर पाएंगे, बहुत सारा समय मिलेगा कि हाँ कैसे इलेक्शन कैंपेन के जो पैसे की लागत है उसको कम कर सके ताकि और चीज़ों पे जो है वो ध्यान दे सके। फिर गुड गवर्नेंस,
अब देखिए इससे गवर्नेंस भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। हमारे इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है, एंड विच इज़ नॉट गुड। पॉलिटिकल पार्टी फिर सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देने लगती हैं, वो है इलेक्शन। इनफैक्ट बहुत सारे सुरक्षा कर्मियों को भी हटा के उनको मतलब नॉर्मल काम से हटा के उनको इलेक्शन के काम में लगा दिया जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी वही हाल होता है और इलेक्शन कमीशन का भी वही हाल होता है कि सब चीजें एक ही फोकल पॉइंट पे आके रुक जाती है कि भाई इलेक्शन कैसे कराना है। तो गुड गवर्नेंस कैसे इंक्रीज होगा? एक बार में इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, लोकसभा और विधानसभा दोनों के, तो डेफिनेटली बहुत सारा टाइम मिलेगा बाकी सारी पार्टीज को और रूलिंग पार्टी को भी ये सोचने का कि रादर देन इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराएं, हम लोग गुड गवर्नेंस कैसे करें, हम लोग डेवलपमेंट कैसे लेकर आए। तो डेफिनेटली इट विल गिव टाइम टू थिंक अबाउट मोर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। फिर कन्वीनियंस, डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मशीनरी जो है वो इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी मैन पावर जो है वो इन्वॉल्व होती है सिर्फ एक इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। और ऐसा एक साल में होता है कि कई कई जगह पे विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इट विल बी कन्वीनियंट कि हम लोग एक बार में पूरे इंडिया में इलेक्शन करा दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Law Commission of India in 1999 recommended this simultaneous election in its 170th report। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 1982 में रिकमेंड किया था कि इलेक्शंस जो है वो साथ साथ करवाने चाहिए। फिर पॉलिसी पैरालिसिस से भी बचा जा सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है आपका 45 दिन पहले, यानी अगर किसी स्टेट में विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनके डेवलपमेंट के लिए कोई भी न्यू पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकती है, कोई भी न्यू पॉलिसी को लागू नहीं कर सकती है। सो यस, इट रिजल्ट्स इन अ पॉलिसी पैरालिसिस। तो इससे भी बचा जा सकता है कि चलो 45 दिन पहले पूरे इंडिया में ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो पूरे इंडिया में एक बार जो होगा वो होगा, बट बाकी सारा टाइम तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। डेवलपमेंट पे अच्छे से बैठ के विचार जो है वो किया जा सकता है। अब देखिए इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि इट इज अगेंस्ट द फेडरल फैब्रिक ऑफ आवर नेशन। इन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the Supreme Court declared that states have an independent constitutional existence and they have as important a role to play in the political, social, educational and cultural life of the people as the union। तो यूनियन गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन मतलब ऐसे बिना स्टेट्स से पूछे नहीं ले सकती है, बिना स्टेट्स की आपसी सहमति के बिना नहीं ले सकती है, यूनिलैटरली नहीं ले सकती है। सो यस, अगर वन नेशन वन इलेक्शन का डिसीजन लिया जा रहा है और अगर यूनिलैटरल वे में लिया जा रहा है तो डेफिनेटली इट विल हैम्पर द फेडरल स्ट्रक्चर और द फेडरल फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री। इसके बाद as per the recommendations of law commission it would necessitate at least 5 constitutional amendments। बट अगर आप एक कमेटी की बात करेंगे जो सितंबर 2023 में फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ताकि वन नेशन वन इलेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन पे चर्चा की जा सके, कैसे लागू करना है, क्या लागू करना है। उसने कहा एटलीस्ट 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेंगे और हो सकता है अदर स्टैट्यूट को भी आपको अमेंड करना पड़े, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करना पड़े। तो यस, इट इज नॉट जस्ट 5, एटलीस्ट इट विल टेक अराउंड 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मेजर आर्टिकल्स आपको अमेंड करने पड़ेंगे जैसे 83, 85, 172, 174 एंड 356। फिर द लॉ कमीशन 2018 ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन also suggested that at least 50% of the states should ratify the constitutional amendment and this will be a big challenge क्योंकि हर स्टेट फेवर में नहीं बोलेगा। ठीक है, ये सारी चैलेंजेस हैं, ये सारे लीगल चैलेंजेस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। और लॉ कमीशन ने साफ साफ कह दिया है कि भाई जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो फैब्रिक है, उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं कि इस हाई लेवल कमेटी ने अपने रिपोर्ट में क्या क्या कहा है जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो इन्होंने कहा कि बाय 2029 यू कैन थिंक अबाउट इट, डेफिनेटली इसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मोर देन 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लगेंगे। फिर एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट करना पड़ेगा, आर्टिकल 324A इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, आर्टिकल 324A क्यों इंसर्ट करना पड़ेगा? दैट पार्लियामेंट में मेक अ लॉ टू इंश्योर दैट इलेक्शंस टू म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स बी हेल्ड टुगेदर विद द जनरल इलेक्शन। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में ना कि सिर्फ आपके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इंक्लूडेड हैं, इसमें आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी शामिल हैं। और कमेटी का ये कहना है कि विद इन 100 डेज आप इसको भी सिंक्रोनाइज कर लीजिए। तो पहला स्टेप क्या होगा कि लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करिए, फिर विद इन 100 डेज आप लोकल बॉडीज के भी चुनावों को जो है वो कंक्लूड कर लीजिए, हेल्ड कर लीजिए। पहले वाले स्टेप के लिए तो कोई स्टेट की मर्जी इन्होंने नहीं दी कि चलो ठीक है पार्लियामेंट कैन टेक यूनिलैटरल डिसीजन, बट जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है उसको 1/3 से ज्यादा स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्शन आईडी। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? आप सिंगल इलेक्टोरल रोल बनाएगा, इलेक्शन आईडी को एक सिंगल इलेक्शन आईडी बनाएगा फॉर लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन एंड द लोकल बॉडीज इलेक्शन। ऐसा कहना है इस हाई लेवल कमेटी का, जिसके लिए आर्टिकल 325 में हमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत जो है वो पड़ जाएगी। दीज अमेंडमेंट्स विल रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स एंड दिस इज अ चैलेंज इन इंडिया बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स जो है वो अग्री नहीं ही करेंगे, ऐसा सोचा जा सकता है। सो लेट अस सी कि अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन इसी टर्म में जो कि रिपोर्ट सामने आ रही है इम्प्लीमेंट होता है, तो आखिर ये कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि चैलेंजेस तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। With this we come to a conclusion of our today's discussion। हमने देखा कि क्या क्या न्यूज़ है कि हाँ डेफिनेटली जो है वो मोदी सरकार जो मेजर क्वेश्चंस थे, जो मेजर एजेंडा थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेंसस, वन नेशन वन इलेक्शन, इन सब पे धीरे धीरे क्लैरिटी दे रही है। 100 दिन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं एंड पॉलिसी डिसीजन जो है वो बहुत सारे लिए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा इम्प्रूव करा जा सके इंडिया के डेवलपमेंट को। और इसी बात पे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि प्लीज सपोर्ट करिए, रिक्वेस्ट किया था पॉलिटिकल पार्टीज से कि प्लीज सपोर्ट करिए। हमने देखा मतलब क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लीगल चैलेंजेस क्या है। और फाइनली ये क्वेश्चन ओपन एंडेड मैं आपके सामने छोड़ती हूँ, आप मुझे अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअल में पॉसिबल है इंडिया में, अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों। Now let us discuss a previous practice question. Which one of the following region of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? 2015 में पूछा जा चुका है। So the option A is North Coastal Andhra Pradesh, South West Bengal, Southern सौराष्ट्र या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसका सही जवाब है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली बार कि पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो हमने समझा था काफी सारी चीजें, अगर आपको जानना है न्यूज क्या थी, क्या पढ़ाई की थी, आप वो वीडियो जरूर देखें। चलिए अब आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। So the committee formed on one nation one election submitted its report. Who was the chairman of this committee? रघुराम राजन, रामनाथ कोविंद, सौम्य स्वामीनाथन या फिर उर्जित पटेल। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है डेफिनेटली आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। अगेन आई वुड से ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में इंगेज करें मेरे साथ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर योर फ्री पॉलिटी क्लास एट 5 PM विथ मी। थैंक यू सो मच गाइस।